कांग्रेस का नेता प्रियंका खबरे एक सवाल उठाया है। देश के इतना बड़ा संगठन आरएसएस रजिस्ट्रेशन के बिना कैसे काम कर रहा है। इसके चलते संगठन की कानूनी स्थिति और एक बार राजनीतिक विषय बन गया है। उन्होंने संगठन की फंडिंग, नियम का पालन और ऑडिट की जरूरत से जुड़े मुद्दा उठाया है। मोहन भागवत ने इस विवाद को सुलझा हुआ मामला बताकर खारिज कर दिया है। मोहन भागवत ने कहा, आरएसएस शुरू हुआ था 1925 में। क्या हम ब्रिटिश सरकार के पास रजिस्ट्रेशन कराते, जिसके खिलाफ सरसंघ चालक लड़ रहा था। उन्होंने बोला, भारतीय कानून लोगों के किसी संगठन के लिए रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य नहीं बनाता है और आरएसएस को लोगों की संगठन का तौर पर कानूनी मान्यता प्राप्त है। अपनी कानूनी स्थिति सबूत का तौर पर उन्होंने टैक्स से जुड़े अदालती फैसला, संगठन पर लगा 3 बार प्रतिबंध, विधानसभा और संसद में आरएसएस के बार बार जिक्र होने का हवाला दिया। हालांकि भारतीय सार्वजनिक जीवन में आरएसएस का खास जगह देखते हुए ये सवाल बना हुआ है। ये देश का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन माना जाता है, जो एक शादी से काम कर रहा है, रोजाना हजारों शाखा चलाता है और ट्रेड यूनियन, छात्र संगठन, शिक्षा संस्थान और समाज सेवा नेटवर्क वाला इकोसिस्टम का केंद्रों में है। और इसकी राजनीतिक शाखा बीजेपी 1 दशक से ज्यादा समय केंद्रों में सत्ता में है और ज्यादातर भारतीय राज्यों में शासन करता है। भारत में ऐसा कोई आम कानून नहीं है जिसके तहत भारत में हर नागरिक को संगठन के रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, ट्रस्ट एक्ट, कंपनी एक्ट और ट्रेड यूनियन एक्ट, जिससे कानून एक कानूनी ढांचा देते हैं जिसके जरिए संगठन खुद को रजिस्टर करा सकते हैं। हालांकि रजिस्ट्रेशन एक ऑप्शन का तौर पर है, सिवाय तब जब कोई संगठन अधिकार या फायदा पाना चाहता है, जिनके लिए किसी खास कानूनी ढांचा जरूरत होता है। ऐसा कहना है भागवत मोहन का। 1970 दशक में बॉम्बे और पटना में टैक्स से जुड़े 2 मामला के जरिए आरएसएस कानूनी स्टेटस पर सवाल उठाया गया था। टैक्स अधिकारी ने आरएसएस को अपने सदस्यों से गुरु दक्षिणा के तौर पर मिले चंदे के स्टेटस पर सवाल उठाया और उस पर टैक्स लगाने की कोशिश की थी। हालांकि दोनों ही मामलों में टैक्स अपील अथॉरिटी ने फैसला सुनाया। मौजूदा नियम के तहत गुरु दक्षिणा टैक्स फ्री है। बाद में 1994 में पटना हाईकोर्ट ने इस फैसला को सही ठहराया है। इन मामलों में आरएसएस लोगों को संगठन का तौर पर मान्यता भी मिली थी। किसी संगठन का रजिस्टर कराना एक कारण है कि उसे एक अलग कानूनी पहचान मिलती है और रोजमर्रा कामकाज में आसानी होता है। एक रजिस्टर एसोसिएशन, ट्रस्ट, कंपनी या यूनियन अपने नाम से संपत्ति रख सकता है, बैंक खाते खोल सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, स्टाफ रख सकती है, ग्रांट और डोनेशन ले सकती है और अपनी संपत्ति को संरक्षण कर सकती है। आरएसएस संगठन बनने से पहले एक आंदोलन था। चरित्र निर्माण और सामाजिक संगठन पर केंद्रित एक सामाजिक आंदोलन के रूप में देखा गया था। कागजी कार्रवाई के बजाय भागीदारी को संगठन का मुख्य सिद्धांत बनाया गया है। ये सोच आज भी साफ दिखाई देता है। ना तो कोई मेंबरशिप कार्ड होता है और ना कोई ऐसा राष्ट्रीय मेंबरशिप रजिस्टर होता है जिससे आम लोग देख सके। कोई भी व्यक्ति संगठन की गतिविधियां, खासकर रोजाना होने वाली शाखा में हिस्सा लेकर स्वयं सेवक बनता है। आरएसएस के इतिहासकार रतन शरद का कहना है, आलोचक अक्सर संगठन को पारंपरिक संगठन ढांचा के आधार पर परखकर उसे गलत समझते हैं। आरएसएस कोई पारंपरिक संगठन नहीं है, एक व्यक्ति केंद्रित संगठन है, चरित्र निर्माण के लिए समर्पित है। ये नियमित बातचीत और संवाद से बने आपसी संबंधन के जरिए काम करता है। कोई भी व्यक्ति शाखा शुरू कर सकता है और उसे बंद भी कर सकता है। आरएसएस एक विकेंद्रीकृत संगठन है। शाखा अपने संसाधन खुद जुटाती है। यहाँ कोई केंद्रीय नियंत्रण नहीं है, इसलिए केंद्रीय खाते बने रखना भी संभव नहीं है। शुरुआत से ही आरएसएस ने राजनीतिक सत्ता के प्रति सतर्क और टकराव से बचने वाला रवैया अपनाया ताकि सरकार की और से प्रतिबंध लगाने की आशंका कम किया जा सके। 1948 महात्मा गांधी के हत्या के बाद, 1975 इमरजेंसी के दौरान और 1992 में बाबरी मस्जिद गिराने के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया गया था। इन घटनाओं ने आपको सक्रिय बने रहने के लिए एक नया तरीका खोजने को मजबूर किया था। कागजी कार्रवाई कम करना, मुख्य कामकाज को अनौपचारिक रखना और खास क्षेत्रों से जुड़े अनौपचारिक गतिविधियों को संभालने के लिए सहयोगी संगठन बनाना शामिल था। सरकारी दमन की डर ने आरएसएस को प्रभावित किया था। आरएसएस का जन्म मुश्किल हालात में हुआ था, इसलिए उस समय का नेताओं को सतर्क रहने के लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इमरजेंसी के दौरान कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के लिए अनौपचारिक सदस्यता सूचियों का भी इस्तेमाल किया गया था। आज आरएसएस का ढांचे के वजह से आरएसएस का दफ्तर पर छापा नहीं मार सकते, क्योंकि कागज पर कोई आरएसएस का दफ्तर नहीं है। आरएसएस सदस्यों को गिरफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसका उद्देश्य आरएसएस का संपत्ति को समाज का संपत्ति बनाना था। हालांकि आरएसएस खुद रजिस्टर नहीं है, लेकिन आरएसएस से जुड़े ज्यादातर संस्थान रजिस्टर है, उसके जरिए काम करता है। संघ से जुड़े शिक्षणीय समाज सेवा संस्थान आमतौर पर रजिस्टर, ट्रस्ट और सोसाइटी के जरिए चलाया जाती थी। आरएसएस हमेशा से एक इनफॉर्मल संगठन रहा है, लेकिन इससे जुड़े सभी संगठन रजिस्टर है और इनकम टैक्स देती है। उनका ऑडिट होता है और उनकी सालाना रिपोर्ट पब्लिश होता है जिससे आम आदमी देख सके। आरएसएस नेताओं के अनुसार जब भी कोई फंड जुटाने,
संपत्ति हासिल करने या बुनियादी ढांचा बनाने की जरूरत होता है, तब एक अलग रजिस्टर ट्रस्ट बनाया जाता है। हाल ही में दिल्ली में उद्घाटन किया आरएसएस का मुख्यालय। मालिकाना तक आरएसएस के पास नहीं है इसका मालिकाना ट्रस्ट, बल्कि ये ट्रस्ट के जरिए मालिकाना लिया गया है। गांधी जी हत्या और उसके बाद लागे प्रतिबंध के कारण ही 1949 में इसने संविधान अपनाया है। प्रतिबंध हटाने के लिए आरएसएस ने सरकार के साथ एक समझौता किया है। भारत में ऐसा बहुत संस्थान है जिसका कोई रजिस्टर नहीं है। धार्मिक समुदाय, घाट, अखाड़ा, सामाजिक आंदोलन अक्सर बिना किसी अनौपचारिक रजिस्ट्रेशन के ही काम करता है।